और फोर्थ पार्ट में हमने आपको बताया है पहला अंडाशय, दूसरा हमने बताया है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, और तीसरा हमने बताया है गर्भाशय, और फोर्थ है योनि, फोर्थ योनि। ये चार इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, ठीक, जिसमें हमने एक डायग्राम बना रखा है आपको, इसमें हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने बात किया है कि एक जोड़ी अंडाशय का, ये पेयर ऑफ ओवरी, फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय होता है जो यहाँ पे लोकेटेड है। अंडाशय राउंड ओवल या गोलाकार संरचना होती है। हमने बताया बादाम जैसी आकृति की संरचना होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी, 1 से 1.5 सेंटीमीटर मोटा और चौड़ा संरचना होता है, ठीक है, जिसे हम फीमेल का प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक जनन अंग, यानी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जानते हैं कि अंडाशय है क्या। तो अंडाशय के बारे में हमने बताया कि अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। समझ में आई बात? जो एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा में गर्भाशय के दोनों हिस्सों से जुड़ा होता है। ये एक ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं? ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट से अंडाशय जुड़ा होता है गर्भाशय के दोनों तरफ, गोलाकार संरचना होती है। अंडाशय प्राथमिक जनन अंग है। इसी में जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम कहते हैं GnRH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? GnRH हार्मोन। और GnRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है FSH और LH, ये दो हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इन दो हार्मोन्स की वजह से अंडाशय के अंदर दो हार्मोन्स बनते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल के लिए। ये फीमेल में दोनों हार्मोन्स बनते हैं जिसे हम जनन हार्मोन्स कहते हैं। इसी की वजह से फीमेल के जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जितने भी जनन संबंधी प्रक्रियाएं हैं, सभी सुचारू रूप से चलती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। समझ में आई बात? तो ओवरी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करना। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनने लगता है अंडाशय के अंदर, तब अंडाशय से अंडाणु बनने लगते हैं। समझ में आई बात? यहाँ हमने कुछ छोटी छोटी संरचनाएं बना रखा है जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, एग कहते हैं। अच्छा, एक बात आप जानिए कि जब अभी लड़की माँ के गर्भ में रहती है तभी उसके अंडाशय बन जाते हैं और उसके अंडाशय में अंडाणु भी बन जाते हैं। उस समय अंडाणुओं की संख्या लगभग 20 लाख के करीब होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्ची पैदा होती है तो कुछ अंडाणु उसमें से नष्ट हो जाते हैं और मात्र कुछ लाख अंडे बच जाते हैं। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अंडाणुओं की संख्या प्रतिदिन घटती जाती है। जब वो किशोरावस्था पहुंच जाती है, यानी 11 से 12 वर्ष की अवस्था पहुंच जाती है, तो मात्र उसमें अंडों की संख्या 60 से 80 हजार अंडे रह जाते हैं। समझ में आई बात? और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हर महीने एक अंडाशय से एक अंडाणु बन करके और बाहर आते हैं। समझ में आई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अंडाशय में अंडाणु का ही निर्माण होता है। इसमें छोटी छोटी पुटिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटिका। प्राथमिक पुटिका विकसित होकर द्वितीयक पुटिका बनाती है। द्वितीयक पुटिका विकसित हो जाती है तो तृतीयक पुटिका बनती है और तृतीयक विकसित होकर ग्राफियन पुटिका बनाती है। क्या बनाती है? ग्राफियन पुटिका बनाती है, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स बनाती है। और ग्राफियन फॉलिकल्स फटने के बाद अंडाणु अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी की तरफ आ जाता है। कहाँ आ जाता है? अंडाशय से निकल करके कहाँ आ जाता है? अंडवाहिनी में आ जाता है। अंडवाहिनी के किस हिस्से में आ जाता है? एम्पुला में।
किसमें आ जाता है? एम्पुला में। और एम्पुला में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। समझ में आई बात? यानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडाशय। ठीक, नेक्स्ट दूसरे हेडिंग की बात करें। दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। यह एक पतली लंबी सकरी नली होती है जिसका एक हिस्सा गर्भाशय से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा अंडाशय के पास बिना जुड़े हुए रहता है। समझ में आएगा? हमने कहा कि अंडवाहिनी के मुख्य 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं स्टमस, दूसरे हिस्से को एम्बुला और तीसरा जो फिंगर लाइक संरचना है, अंगुली के समान निकली हुई संरचना है, इसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम कहते हैं। समझ में आएगा? तो ये 3 हिस्से हो गए, स्टमस, एम्बुला और इनफंडिबुलम। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? अंडवाहिनी में, यानी ओविडक्ट के अंदर किस हिस्से में? एम्पुला वाले हिस्से में होगी। तो इसका बस इतना ही कार्य है। इसके बाद हेडिंग आपका आ जाता है गर्भाशय। गर्भाशय यानी यूट्रस की बात करें तो यूट्रस एक खोखला गोलाकार लगभग नाशपाती के आकार की संरचना होती है। बस समझ पा रहे ना? जिसमें रोपण की प्रक्रिया होती है, यानी अंडाणु जब शुक्राणु के साथ मिल जाता है तो जाइगोट का निर्माण होता है। क्या बनता है? जाइगोट बन जाता है और जाइगोट आकर के गर्भाशय में रोपित हो जाता है। गर्भाशय में एक संरचना का निर्माण होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा से भ्रूण जुड़ जाता है और गर्भाशय से ही भोजन लेना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी बच्चा विकसित हो जाता है। इस तरह से बच्चा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। समझ में आएगा? 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चा जन्म लेता है। अच्छा, इसके पहले की घटना जब बताए हम, अभी निषेचन ना हो तो क्या होगा? यानी ये गर्भाशय बच्चे को पालने के लिए गर्भाशय की 3 भित्तियां होती हैं। गर्भाशय की मुख्य कितनी भित्ति होती है? 3 भित्ति। यहाँ तीनों भित्तियों का नाम हम लिख दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं बाह्य भित्ति। बाह्य भित्ति, बाह्य भित्ति को हम कहेंगे पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। दूसरा है मध्य भित्ति। मध्य भित्ति जिसे हम कहेंगे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और तीसरा है अंतःभित्ति। अंतःभित्ति जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतःभित्ति को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बात समझ पा रहे ना? एंडोमेट्रियम रुधिर कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? रुधिर कोशिकाओं का बना होता है जो हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में ये एंडोमेट्रियम टूटता है और टूट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर चला जाता है। समझ में आएगा? और फिर नया एंडोमेट्रियम का निर्माण होता रहता है, यानी ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। क्लियर है? ये 3 भित्ति आप इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और अंतःभित्ति, जिसे हम कहेंगे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। क्लियर है इतनी बात? आगे हम बात करते हैं योनि की। चौथा पॉइंट है आपका योनि। योनि वजाइना। वजाइना गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है जो एक लंबा संकुचनशील संरचना होती है जिसकी लंबाई हमने बताया 7 से 10 सेंटीमीटर। कितना? 7 to 10 सेंटीमीटर अधिक फैलने वाली लचीना होती है जो शरीर में बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है? रजस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय रजस्राव इसी रास्ते से होता है। इसी रास्ते से बच्चा जन्म भी लेता है और मैथुनांग है ये, यानी मेल के द्वारा सीमेन यहाँ डिस्चार्ज किया जाता है। तो सीमेन में जो स्पर्म होते हैं वह आगे बढ़ते बढ़ते जिधर अंडाणु रहता है उधर पहुंच जाते हैं। बात समझ पा रहे ना? और जाकर के अंडाणु को निषेचित कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बात समझ पा रहे ना? इनके अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्टों का आपने महत्व जान लिया, इनके कार्य को जान लिया। ठीक है? तो एक सुंदर सा नोट्स बनाएंगे, फिगर को बना लेंगे। ठीक है?
और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।